हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन यानी प्रसव, लैक्टेशन यानी दुग्ध स्रवण। तो पार्चुरेशन से पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? जाइगोट से पूरे भ्रूण के विकास की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं। भ्रूण जो जाइगोट बनने से लेकर 10 सप्ताह तक की अवस्था कहलाती है एम्ब्रियो या भ्रूण, और 10 सप्ताह से बच्चे के गर्भाशय से बाहर आने तक की अवस्था कहलाती है फीटस, है ना। तो फीटस जब कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाता है और उसके बाद जब गर्भाशय से बाहर आता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रसव या पार्चुरेशन कहते हैं। और बाहर आने की जस्ट बाद जो होता है बच्चा, वो फुली डेवलप्ड जो फीटस बाहर आता है जैसे ही गर्भाशय से, तब उसको कहा जाता है इन्फेंट। तो आज हम गर्भाशय से बाहर आने की जो प्रक्रिया है, गर्भाशय में तीव्र संकुचन के फलस्वरूप फीटस के बाहर आने की प्रक्रिया या प्रसव की प्रक्रिया को आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि मानव में गर्भकाल किसको कहा जाता है। तो गर्भकाल क्या होगा? निषेचन से लेकर प्रसव तक का जो काल होता है वो कहलाता है गर्भकाल। और यह गर्भकाल होता है 9 माह का, लगभग 270 से 280 दिन, प्लस माइनस 1 वीक माना जा सकता है इसको। प्रसव क्या है? गर्भकाल के अंत में गर्भाशय में तीव्र संकुचन के द्वारा, गर्भकाल के अंत में गर्भाशय के तीव्र संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा शिशु या इन्फेंट का बाहर आना, गर्भाशय से बाहर आना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा प्रेरित होती है। न्यूरो अर्थात ब्रेन से रिलेटेड है, और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन से, मतलब मस्तिष्क और हार्मोन दोनों ही चीज़ जो है वो मिलकर इसके पूरे मैकेनिज्म के द्वारा प्रेरित होती है। ये प्रक्रिया कौन सी? प्रसव या पार्चुरेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसको एक रे डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया है। देखिए, सबसे पहले देखिए 2 स्टेप होते हैं। एक तो होता है फीटस का, यहाँ पर देखिए गर्भाशय का एक डायग्राम दिखाया गया छोटा सा। यहाँ पर देखिए ये गर्भाशय है, गर्भाशय में बाह्य दीवार कहलाता है पेरीमेट्रियम, बीच वाली दीवार कहलाती है मायोमेट्रियम, और अंदर की दीवार या आंतरिक दीवार कहलाती है एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर जब प्रसव की जो प्रक्रिया है या पार्चुरेशन की क्रिया है उसमें मायोमेट्रियम का अहम रोल है। मायोमेट्रियम यानी बीज की जो पेशियां हैं वो चिकनी पेशियां होती हैं और बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता उनमें होती है। तो इन्हीं में कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप ही गर्भ जो है वो बाहर आएगा। किसके द्वारा? इनके कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, या प्रसव की क्रिया में इनका अहम रोल है। तो उसके बाद देखिए, इसमें देखिए कि इस फीटस का, जब फीटस कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाता है तब इसमें से विशेष रासायनिक संकेत मिलते हैं। वो संकेत कहाँ जाता है? गर्भाशय की दीवार पर जाता है, और ये गर्भाशय की दीवार पर ये संकेत के फलस्वरूप गर्भाशय की दीवार जो है वो क्या होती है? यूटेरस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है तेज़ी से। तो ये रासायनिक संकेत एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। किससे? इस फीटस के एड्रिनल कॉर्टेक्स से, फीटस के एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है एंड्रोजन हार्मोन। और ये एंड्रोजन हार्मोन किसको भेजते हैं? ये संकेत मायोमेट्रियम की वॉल को भेजते हैं। अब मायोमेट्रियम यानी कि बीज की जो दीवार है वो उसमें संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो इनका संकेत भेजना को क्या कहा जाता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो ये संकेत कहाँ से आ रहा है? एड्रिनल ग्लैंड ऑफ फीटस, और वो एंड्रोजन हार्मोन आता है जो मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस पूरे संकेत को, जो इसको उद्दीपित करने का कार्य कर रहा है, इस संकेत को कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ पर कार्य कर रहा है? गर्भाशय की दीवार पर। ये देखिए यूटेराइन वॉल पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप यूटेरस की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है। तो इस जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है, इसका कॉन्ट्रैक्शन ही उद्दीपन का कार्य करता है, मस्तिष्क में जाता है माता के, है ना। ये कॉन्ट्रैक्शन जो है, लेबर पेन है, हल्का सा लेबर पेन स्टार्ट होता है जो माता के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस को उद्दीपित करता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो किसको उद्दीपित करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, माने पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग को उद्दीपित करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से क्या स्रावित हो रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित हो रहा है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य है संकुचन करना, माने कॉन्ट्रैक्ट करना। चाहे वो गर्भाशय की दीवार हो, चाहे मेमरी ग्लैंड की डक्ट हो, इनमें संकुचन करने का कार्य कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस पर फिर कार्य कर रहा है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ और फिर से वापस से किस में जाएगा, वो किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मायोमेट्रियम की वॉल को, माने यूटेराइन वॉल को या गर्भाशय की दीवार को संकुचित करेगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती है। दीवार फिर से और अधिक संकुचित होगा, लेबर पेन बढ़ेगा, माता को दर्द अधिक होगा और फिर उसका सिग्नल जो है कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्साइट होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के उद्दीपित होने से ऑक्सीटोसिन और अधिक मात्रा में स्रावित होगा, और अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो कहाँ जाएगा, गर्भाशय की दीवार में और अधिक मात्रा में पहुँचेगा और उनका संकुचन और बढ़ाएगा। और इस तरह से लगातार ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है जब तक कि फीटस जो है वहाँ ऊपर गर्भाशय के नीचे दीवार तक पहुँच न जाए, तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया जो चलती रहती है। और इसके कारण क्या होता है, फीटस जो है वो गर्भाशय के ऊपर से नीचे की ओर सर्विक्स पर आकर, यहाँ पर संकरा जो स्थान था उसको सर्विक्स कहते हैं, यहाँ पर आकर इसका सिर जो है वो फिट हो जाता है फीटस का। ये हो गया स्टेप फर्स्ट, डिटैचमेंट होने लगता है फीटस का यहाँ से, है ना, किसके कारण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण गर्भाशय की दीवार में संकुचन हो रहा है, यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन और लेबर पेन बढ़ रहा है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक मात्रा में सीक्रेट हो रहे हैं और इसके फलस्वरूप फिर यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन, उसके फलस्वरूप ये फीटस जो है वो कहाँ पर, सर्विक्स पर आकर फिक्स हो जा रहा है। उसके बाद स्टेप 2 स्टार्ट होता है। जैसे ही सर्विक्स तो बहुत ही सक्रिय कैविटी है ना, सर्विक्स जो है बहुत ही इसकी कैविटी सक्रिय है, वेजाइना सकरा है, इसमें से फीटस का बाहर आना मुश्किल है। तो इसके लिए यहाँ पर फीटस जैसे ही आकर इसका हेड आता है, इसकी दीवार में फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी दीवार में एक उद्दीपन या स्टिमुलस मिलता है। इसके फलस्वरूप एक हार्मोन स्रावित होता है, किससे, प्लेसेंटा से हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है क्या करते हैं, इसका मुख्य फंक्शन क्या है, डायलेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, उसको फैलाने का कार्य करते हैं, सर्वाइकल कैनाल को फैला देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये बर्थ कैनाल जो है वो चौड़ी हो जाती है और शिशु का सिर जो है वो इसके थ्रू पहले बाहर आता है और चाइल्ड बर्थ हो जाता है, माने शिशु जो है वो नीचे की ओर आता है और प्रसव हो जाता है, किसके थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ, यूटेराइन वॉल पर पड़ा ये गर्भाशय की दीवार पर संकुचन, फिर लेबर पेन बढ़ा, लेबर पेन बढ़ने से मैटरनल पिट्यूटरी एक्साइट हुई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उससे ऑक्सीटोसिन से फिर यूटेराइन वॉल। लगातार ये प्रक्रिया होने से क्या है, शिशु जो है वो सर्विक्स पर आकर इकट्ठा हो गया, सर्विक्स पर आकर हो गया, सिर उसका फिक्स हो गया। और जैसे ही सर्विक्स पर इसका शिशु का सिर आता है, उसमें से फिर क्या होगा, स्टिमुलस मिलेगा, इसको उद्दीपन होगा गर्भाशय की सर्विक्स की दीवार में और साथ ही साथ प्लेसेंटा में रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होगा, इसका उद्दीपन जो है वो प्लेसेंटा तक पहुंचेगा, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होगा। और ये रिलैक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य है, क्या है मुख्य कार्य, डायलेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, डायलेशन माने फैलाना, सर्वाइकल कैनाल को फैलाने का कार्य कौन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन। और उसके फलस्वरूप फिर इन्फेंट या फीटस का हेड जो है वो पहले बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आता है और फिर पूरा बेबी बाहर आता है और प्रसव की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये प्रसव हो गया। अब हम जैसे ही प्रसव की क्रिया पूर्ण होती है, उसके बाद बेबी को फीड करने के लिए लैक्टेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये लैक्टेशन या दुग्ध स्रवण किस तरह से होता है उसके पोषण के लिए वो आगे देखते हैं। शिशु जन्म के बाद में लैक्टेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और लैक्टेशन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियाँ, जो एक जोड़ी होती हैं ह्यूमंस में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, थोरेसिक रीजन में एक जोड़ी होती हैं, बहुत ही ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यू की बनी होती हैं। ये किसकी बनी होती हैं, बहुत ही ग्रंथिल और वसीय ऊतकों की बनी होती हैं। और इन वसीय ऊतकों और ग्रंथियों की मात्रा जो है वसा की मात्रा या इन टिश्यूज़ की मात्रा अलग अलग लेडीज़ में, अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होती है, जिसके कारण उनका साइज़ जो है वो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकता है। ठीक है। और ये मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो पसीना की जो ग्रंथि होती है, स्वीट ग्लैंड, उसी का रूपांतरण होता है ना। बॉडी में स्किन में स्वीट ग्लैंड पाया जाता है, स्किन के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो उन्हीं स्वीट ग्लैंड्स का रूपांतरण या मॉडिफिकेशन है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मेमोरी ग्लैंड किसका रूपांतरण है, तो ये किसका रूपांतरण है, स्वीट ग्लैंड का रूपांतरण है या पसीने की श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है मेमोरी ग्लैंड। और अलग अलग स्त्रियों में अलग अलग साइज़ की होती है, किसके कारण, फैटी टिश्यू की मात्रा जो है वो अलग अलग होने के कारण। इन स्तन ग्रंथियों से मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है
एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है, माने पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मेमरी ग्लैंड की एपिथेलियम कोशिकाओं में दुग्ध के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं और दुग्ध के स्रवण के लिए जिम्मेदार होती हैं पश्च भाग से, पिट्यूटरी के पश्च भाग से स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि नलिकाओं को संकुचित करके उनके मिल्क को बाहर निकालने का कार्य कौन करती हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाली ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो मिल्क सिक्रीशन और मिल्क के फॉर्मेशन दोनों के लिए जिम्मेदार कौन कौन से हार्मोन हुए? प्रोलैक्टिन जो कि फॉर्मेशन या प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, और इजेक्शन या बाहर निकलने के लिए या दुग्ध स्रवण के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो एंटीरियर से स्रावित होने वाला प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन या सिंथेसिस करता है, और पोस्टीरियर से स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन जो है वो दुग्ध को बाहर निकालने में मदद करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये भी बच्चे की जो रोने की आवाज़ होती है, बच्चे के पैदा होते ही बच्चे की रोने की आवाज़ जो है वो मदर के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है ना। माँ की ममता जागती है बोलते हैं ना, वही यही चीज़ यहाँ पर काम करता है। बच्चे की रोने की आवाज़ से हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट होता है, और ये हाइपोथैलेमस फिर क्या करता है? मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अब कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मिल्क डक्ट। हम देखे थे वहाँ पर प्रसव की क्रिया में गर्भाशय की दीवार को संकुचित करने के लिए जिम्मेदार कौन था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पश्च ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन ही जिम्मेदार था। और यहाँ पर भी दुग्ध की नलिकाओं को संकुचित करके दुग्ध को बाहर करने का कार्य मिल्क सिक्रीशन इजेक्शन के लिए है ना, बाहर करने, इजेक्शन माने बाहर करना, तो मिल्क के इजेक्शन के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और इसके द्वारा जो प्रथम दूध जो सिक्रीट होता है मेमरी ग्लैंड से, फर्स्ट दूध जो होता है बाहर आता है 4-5 दिन लगभग, उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम जो है बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको नवदुग्ध या खीस भी कहा जाता है। हल्का पीला रंग का होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है और पीले रंग का होता है। इसमें विशेष रूप से पाया जाता है IgA एंटीबॉडी। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि IgA माता के दूध में खीस में कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी कौन सा है? तो कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? IgA प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है, जो उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है, माने रोगों से रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इस कोलेस्ट्रॉम का कंपोजिशन या संगठन क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है वसा, फैट, केसिन प्रोटीन भी है इसमें, लैक्टोज शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट भी है, वाटर है, एंजाइम्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। मतलब देख लीजिए इसमें कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल, फैट भी है, पोषक तत्व जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, पानी है, सब चीज़ इस में उपलब्ध है। तो अभी बाहर से कोई भी चीज़ बच्चे को नहीं दिया जा सकता। उस स्थिति में ये कोलेस्ट्रॉम जो है, माता का दूध, बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से पोषण प्रदान करता है और साथ ही साथ इसमें इम्यूनिटी भी प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा। पर कई प्रकार के जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं तो उनको कई प्रकार के रोगों से रक्षा जो है वो किससे मिलती है? IgA एंटीबॉडी के थ्रू। और साथ ही साथ पोषण किससे मिलता है? ये सारे पोषक पदार्थों की उपस्थित होने के कारण। तो इसीलिए कहा जाता है कि माता का जो दूध है बच्चे के लिए अमृत है ना, इसीलिए कहा जाता है। तो इसको ज़रूर माने प्रत्येक माता को बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक अवश्य ही दूध पिलाना चाहिए। 6 माह तक पिलाना बहुत ही आवश्यक होता है बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हो गया इसमें पार्चुरेशन और लैक्टेशन के साथ ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में।